हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड मैकेनिज़्म पढ़ने जा रहे हैं एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंतर्गत। कल हमने देखा था कि जब भी कोई एलिफैटिक कार्बन है उस पर हम न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण देखते हैं तो वो दो तरीके से प्रोसीड होता है। दो टेक्निक्स हैं। पहली जिसको कि हमने SN2 रिएक्शन के नाम से देखा था, जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप दोनों एक साथ ही प्रोसेस साथ चलते हैं। न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना और लिविंग ग्रुप का निकलना दोनों साइमल्टेनियस चलते हैं और सिंगल स्टेप में प्रोसेस होती है, इसलिए उसको हमने बोला था SN1 रिएक्शन। और दूसरी टाइप की रिएक्शन जिसको हमने बोला था SN2 रिएक्शन। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं SN1 रिएक्शन, वो किस प्रकार की रिएक्शन है। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये टू स्टेप प्रोसेस है। टू स्टेप प्रोसेस मतलब इसमें कार्बन पर जो न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है उससे पहले ही हमारा जो कार्बन जो भी हैलाइड है, जो भी कंपाउंड है हमारा एल्काइल हैलाइड, उसमें से पहले हैलाइड आयन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है और एक कार्बोकैटायन को जन्म देता है। और जब वो कार्बोकैटायन का कार्बन जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर आने वाला न्यूक्लियोफाइल दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आता है और अटैक करता है, और इस तरीके से हमारे अभिक्रिया पूर्ण होती है, जिसको कि हम कहते हैं एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये टू स्टेप प्रोसेस है, इसलिए इसको हम कार्बोकैटायन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन। इन contrast to methyl bromide hydrolysis, the rate for tertiary butyl bromide is not increased by the addition of NaOH even though hydroxide ions are consumed in the reaction. क्या है? SN2 रिएक्शन में हमने सिंपल CH3Br लिया था, उसका हाइड्रोलिसिस देखा था। अब हम देख रहे हैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है? CH3 होल थ्राइस CBr। टर्शरी यानी 3 मिथाइल ग्रुप लगे थे और एक Br लगा होता है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर सेम अभिक्रिया अगर हम देखते हैं, सेम रिएक्शन अगर हम देखते हैं, OH की अभिक्रिया इस पर देखते हैं, तो हमको पता है कि Br निकलेगा और OH जुड़ेगा। पर रिएक्शन जितनी आसान दिख रही है वो इस तरीके से संपन्न नहीं होती, क्योंकि उस जगह मिथाइल ब्रोमाइड था, यहाँ पर हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि इसमें अगर हम बहुत सारा NaOH डाल दें तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अप्रभावित ही रहती है। जबकि हमने SN2 रिएक्शन में कल जो रिएक्शन मैंने बताई तो उसमें देखा था कि अगर हम न्यूक्लियोफाइल की मात्रा बढ़ा दें, एल्काइल हैलाइड की मात्रा बढ़ा दें, तो रेट की रिएक्शन बढ़ जाती थी। अगर दोनों की मात्रा रख दें तो रेट भी कम हो जाती थी। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज दी मिथाइल ब्रोमाइड। पर SN1 रिएक्शन में हम देखते हैं कि मिथाइल ब्रोमाइड की जगह हमने क्या लिया? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर जब हम NaOH की अभिक्रिया या OH न्यूक्लियोफाइल की अभिक्रिया करते हैं तो OH हम कितना भी मिला दें, रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यानी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की मात्रा घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगी अथवा घटेगी। तो रेट को हमने कैसे दिया? देखो, OH ने अटैक किया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे, OH जुड़ गया, Br निकल गया, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K CH3 होल थ्राइस CBr। यानी रेट आगे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगी, घटाएंगे तो रेट भी घटेगी। पर NaOH की मात्रा या OH की मात्रा हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो रेट अप्रभावित रहेगी। द मैकेनिज्म इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SN1। इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। केवल एक मॉलिक्यूल पर ही रेट डिपेंड करती है। एंड इट इज़ ए 2 स्टेप प्रोसेस। इन द फर्स्ट स्टेप CBr बॉन्ड, मतलब जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है वो आयनाइज हो जाता है। किस में? ब्रोमाइड आयन में और एक कार्बोकैटायन में। आयनाइजेस टू ब्रोमाइड आयन which acts as a living group and a carbocation, carbon पे positive charge. And in the second step the carbocation reacts with the OH ion. Carbon atom of carbocation has only 6 electron, मैंने पहले ही बताया 6 electrons होते हैं in the outermost shell, and therefore shows a strong tendency to react with any substance possessing
एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्या होता है, पहला स्टेप क्या है इसका, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का C और Br का बॉन्ड टूटा, Br नेगेटिव चार्ज होकर निकल हट गया और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो चाहता है, उसकी इच्छा है कि हम इसके पास कोई ऐसा कंपाउंड आए, ऐसा न्यूक्लियोफाइल आए जो कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आए। इसलिए OH जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ लाएगा, अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर साथ लाता है जो कि कार्बन को देकर वो रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज द स्लो आयनाइजेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड एज अ रिजल्ट द नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द रेट। अब वो बात हमको समझ में आई कि क्या कारण है कि रेट जो है वो केवल टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर ही निर्भर करती है। उसका कारण है क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज ऑलवेज स्लो। जो भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है वो हमेशा मंद गति से होता है, स्लो होता है। और स्लो स्टेप क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का Br का निकलना और कार्बोकैटायन का बनना। और अगर एक बार कार्बोकैटायन बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल OH आक्रमण करता है, विच इज़ अ फास्ट स्टेप, और हमें OH जो है वो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ये स्टेप बहुत फास्ट है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल जो OH या NaOH के रूप में हम ले रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन कितनी भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, तब भी रेट हमारी इस पर डिपेंडेंट नहीं करेगी, विच इज़ अ फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप कभी रेट डिटर्मिनिंग नहीं होता, इसलिए रेट किस पर डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर, जो कि स्लो स्टेप है, जिसमें Br नेगेटिव चार्ज होकर निकल जाता है और एक कार्बोकैटायन हमें टर्शियरी कार्बोकैटायन मिल जाता है। अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो एनर्जी को हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट के वर्सेस जो है वो प्लॉट किया है। तो स्टार्टिंग है हमारी, एनर्जी बढ़ती है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर हम अभिक्रिया करते हैं OH की, एनर्जी गैप बहुत एनर्जी है, डेल्टा G है, एक पीक पर पहुंचता है, उसके बाद सडनली वापस नीचे आता है। और नीचे आने पर हम देखते हैं हमें एक कार्बोकैटायन प्राप्त होता है जो एक प्लेनर टाइप की संरचना है, और फिर इस पर आक्रमण होता है OH का और वापस एनर्जी बढ़ती है, और अंत में हम देखते हैं इसमें से Br जो है वो निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, टर्शियरी मिथेनॉल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हम देखते हैं सॉल्वेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन SN1 रिएक्शन। इस रिएक्शंस में जिस भी सॉल्वेंट को घोला जाता है, जिसमें ये रिएक्शन कैरिड आउट की जाती है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कारण, बिकॉज as reaction as ionization is facilitated by the solvation of the carbocation and halide ion। क्योंकि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो आयनाइजेशन में मदद करते हैं, किसको, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को, किस किस रूप में, कार्बोकैटायन के फॉर्म में, और हैलाइड आयन, चाहे वो ब्रोमाइड हो, फ्लोराइड, जो भी हो, क्लोराइड आयन हो, उनको ये आयनाइजेशन के थ्रू स्टेबलाइज करते हैं। द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर आयनाइजेशन। अब प्रश्न उठता है कि आयनाइजेशन की एनर्जी कैसे मिली, कहाँ से मिली, Br कैसे निकला, किसने इस बॉन्ड को तोड़ने में कहाँ से एनर्जी आई। तो वो एनर्जी जो है सप्लाई की जाती है, इज सप्लाइड एटलीस्ट इन पार्ट, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, by the formation of many ion dipole bond between the ions produced and the solvent molecule। solvent molecule क्या जो का काम है, वो क्या करता है, वो आयन जो भी बनते हैं, कार्बोकैटायन बनते हैं और जो हैलाइड आयन बनते हैं, उनको स्टेबलाइज करता है बाय मीन्स ऑफ आयन डायपोल। और आयन डायपोल जो कि होते हैं अनस्टेबल बॉन्ड है, पर ये आयन डायपोल का जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो बॉन्डिंग होती है, उसके कारण ही हमें एनर्जी जो है वो टुकड़ों में मिलती है और जो कि आयनाइजेशन के काम में आती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं SN2 रिएक्शन एंड SN1 रिएक्शन इन एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थैंक यू।